आपको फिर से स्वागत है इस चैनल पे। और साइंस के यूथ पब्लिकेशन के साइंस सीरीज जो चला रहे हैं उसको लेकर फिर से आ गए हैं। कल 1 से 18 तक हो गया था बायोलॉजी के सवाल और आज 19 से आगे तक बताएंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खास करके रेलवे के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुए, जो कि प्रीवियस ईयर से ही हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और आगे आगामी परीक्षाओं में जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, जैसे पेलिएंटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। पेलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का, जीवाश्मों का, कठोर रोसों का या पंखों का? इसका राइट आंसर आ जाएगा जीवाश्म। पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्म पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना का या पौधा का या शुद्ध मात्रिकी का या मानव मनोविज्ञान का? जो कि पादप विज्ञान में इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि पौधों का अध्ययन किया जाता है। जो कि पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ओंकोलॉजी, इसका ऑप्शन अस्थि सुशीरता से, मधुमेह से, कैंसर से और वृक्क संबंधी विफलता से। इसका राइट आंसर आ जाएगा कैंसर से जुड़ा है। यानी ओंकोलॉजी किस बीमारी से जुड़ा है? कैंसर से जुड़ा है ओंकोलॉजी। ठीक, आगे चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ओंकोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में क्या हो जाता है? कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है। कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कैंसर रोग में क्या होती है कोशिकाओं में, तो यानी कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होती है, अनियंत्रित कमी नहीं, अनियंत्रित वृद्धि होते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, अस्थि सुशीरता, जिसे ऑस्टियोफ्रोसिस कहा जाता है। ये क्या है? ये उम्र संबंधी विकार है ऑस्टियोफ्रोसिस, जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। और आगे मधुमेह का देख लीजिए। मधुमेह क्या होता है? एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय की बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। मधुमेह का जो कारण होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से व्याप्ति मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने से। जब इंसुलिन की मात्रा कमी हो जाएगी, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी निकलता है, मधुमेह की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से उत्पत्ति होती है, जो कि यहाँ से अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है, जिसके कारण इंसुलिन की कमी हो जाती है और मधुमेह रोग होता है। उसके बाद वृक्क संबंधी विफलता। वृक्क संबंधित समझ में करते किडनी खराब हो जाता है, जिसके कारण यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि बहुत खतरनाक है, जिसके कारण वृक्क विफलता हो जाती है। उसके बाद क्या है? कवक विज्ञान में किसका अध्ययन है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन और परजीवियों का अध्ययन। ठीक, कवक विज्ञान में जो कि फंगस आता है एक तरह से, जो कि कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान में कहलाता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कवक विज्ञान में कवकों, कुकुरमुत्ता जैसे राइजोपस म्यूकस पौधा होता है आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एफिकल्चर में क्या होता है? एफिकल्चर बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो कि मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है एफिकल्चर। और छिपकलियों का अध्ययन इससे पहले भी बताए थे हम, जो कि सोरोलॉजी में होता है छिपकलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन।
और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें, जो कि बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। ठीक, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है क्या? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव कोशिका का, कवक का, विषाणु का और जीवाणु का। माइकोलॉजी इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एफएम सभी लोग सुनते हैं। एफ का मतलब होता है फंगस यानी कवक, और एम का मतलब माइकोलॉजी यानी फंगस का अध्ययन, यानी फंगस यानी कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और इसके जस्ट विपरीत एक फाइकोलॉजी होगा, जो कि शैवाल का अध्ययन होगा। यानी एफएम फंगस का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा, ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑर्नियोलॉजी जो कि भगवान का अध्ययन है, नींद का, सपने का और रंग का, जो कि इसका राइट आंसर होगा सपने का। यानी ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सपने का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाकी आप लोग इसका व्याख्या देख लीजिएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो कि मधुमक्खी पालन से है, पौधों का विकास, रेशम के कीड़ों का पालन से है और मत्स्य पालन। तो सेरीकल्चर जो कि मुख्य रूप से कहलाता है रेशम के कीड़ों का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन करना सेरीकल्चर। और मत्स्य विज्ञान इक्थिनियोलॉजी होता है, इसे पहले भी बता चुके हैं। और मधुमक्खी का पालन करना जो कि एपीकल्चर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका व्याख्या आप लोग नीचे देख सकते हैं। सेरीकल्चर में क्या होता है? इसके अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है और उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर होता है, मत्स्य पालन किया जाता है, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर में। उसके बाद मधुमक्खी का पालन किया जाता है एपीकल्चर में। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी ऑप्शन आ जाएगा इंसानी व्यवहार, जहर, भूत, क्षरण और चट्टान। इसका राइट आंसर आ जाएगा जहर का अध्ययन है टॉक्सिको। ऑटोमेटिक इससे भी शब्द से भी दिखता है टॉक्सिक। टॉक्सिक क्या होता है? जहर होता है, यानी जहर का अध्ययन कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। चलिए इसका व्याख्या नीचे देख लेते हैं। जीवों के ऊपर रासायनों के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विद्या को विष विज्ञान कहा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी वही विष विज्ञान होगा। इसमें विषमता के लक्षण, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी, इसमें खासकर एक स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं टैक्सोनॉमी में क्या हो क्या नहीं। ऑप्शन नंबर 1 जैव विविधता से, कर ढांचा से, खगोल विज्ञान की एक शाखा से और मानव व्यवहार के अध्ययन से। इसका राइट आंसर आ जाएगा जैव विविधता, जो कि टैक्सोनॉमी जो कि जैव विविधता से संबंधित अध्ययन है। इसके व्याख्या में चलिए देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टैक्सोनॉमी का हिंदी होता है वर्गीकी विज्ञान, मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित। आधुनिक वर्गीकरण की नींव किसने रखी थी? कैरोलस लिनियस ने रखी थी। और इस प्रकार और इसने अपनी पुस्तक में सिस्टमा नेचुरा में डाली थी इसको। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम प्रथम वंश को तथा दूसरा जाति को दर्शाता है। ठीक, इसमें से इम्पोर्टेंट एक चीज़ आ जाए, एक चीज़ पूछा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण की नींव किसने रखी थी? इसका डायरेक्ट कैरोलस लिनियस। यानी एक क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन इसमें होगा। जैसे आधुनिक वर्गीकरण की नींव किसने रखी थी? कैरोलस लिनियस ने। और द्विनाम पद्धति, द्विनाम प्रणाली यहाँ है, यानी द्विनाम पद्धति किसने दिया था आधुनिक वर्गीकरण में, वर्गीकीय विज्ञान में? जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था लेकर। और एक और पूछे जाते हैं, सिस्टमा नेचुरा नामक पुस्तक, सिस्टमा नेचुरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो कि कैरोलस लिनियस ने लिखी थी। कैरोलस लिनियस जो कि 2 जगत में वर्गीकृत किया था ना,
इसमें से पहला जगत को हाँ कथित दो श्रेणी में क्या था, दो प्रणाली में क्या था, तो इसमें प्रथम शब्द किसको दिया था, वंश को, और दूसरा शब्द जाति, यानी इन्होंने दो भाग में ही बांटा था, वंश और जाति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है पुराजैविक। अगला ऑप्शन जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण और पूरा वनस्पति शास्त्र। इसमें आप लोग ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे जीवाश्म विज्ञान है तो इसका तो सीधे समझ आता है जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जैसे वर्गीकरण में ऊपर पढ़वे किए हैं, टैक्सोनॉमी होता है जो कि वर्गीकरण करता है, और पूरा वनस्पति यानी प्राचीन वनस्पति के अध्ययन बारे में जो है वो जो कि पूरा वनस्पति कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग व्याख्या आराम से पढ़ सकते हैं, कोई खास नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, वाई सिस्टमेटिक का क्या उद्देश्य है? वाई सिस्टमेटिक का क्या उद्देश्य है? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक। अगला ऑप्शन साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना। और अगला ऑप्शन है अध्ययन के सभी क्षेत्रों के विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाई सिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों के विभिन्न मानकों की समग्रता और उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। चलिए इसका आप लोग व्याख्या देख सकते हैं, जो ऊपर बताया गया है मुख्य रूप से वही है। वाई सिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों में मानकों की समग्रता और उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना ही वाई सिस्टमेटिक कहलाता है। मूलतः जीव विज्ञान के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? वर्गीकी कहा जाता है। जीव विज्ञान के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? वर्गीकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को, ऊतक के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान कहा जाता है, सेल फिजियोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है और ऊतक विज्ञान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऊतक विज्ञान। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऊतक विज्ञान। क्या हो जाए, हाँ इसका राइट आंसर आ जाएगा ऊतक विज्ञान। डायरेक्ट सिस्टमेटिक संबंधित ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। सेल फिजियोलॉजी मतलब कोशिका के ही बारे में, आंतरिक भाग से कुछ होगा। साइटोलॉजी आ जाएगा, कोशिकाओं का अध्ययन ही कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? जानवर को उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन को इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और इकोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला टॉपिक कल से कोशिका के सिद्धांत, संरचना और उसके कार्य के बारे में बताएंगे। उसमें भी मुख्य रूप से पहले जंतु कोशिका आएगा, उसके बाद पादप कोशिका। फिलहाल आप लोग एक होमवर्क के रूप में ले लीजिए क्वेश्चन और देने का कोशिश कीजिएगा, जवाब इसका देखिएगा कहाँ तक कर पाते हैं। हमको तो लग रहा है 10% स्टूडेंट भी इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण ऑप्शन आ जाएगा, अर्धसूत्रण के 2 चरण में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप जो होता है कोशिक परिणामी कोषों में दुगुनी हो जाती है गुणसूत्र की संख्या। जनक कोषों में जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाती है और जनन ग्रंथि गोनोइड में गुणसूत्र युग्मन के लिए उत्पादन के लिए होता है, युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। चलिए इसी पर रखते हैं, बाय बाय। यहाँ तक ख़त्म करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए
जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। यही सीरीज आप लोग को पूरा शुरू से लास्ट तक कराया जाएगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।